नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। डेली 30 का जो आज का टॉपिक है उसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन। कोई व्यक्ति अगर विटामिन की जगह वाइटामिन उच्चारण कर रहा है तो आप उसके ऊपर हंसिए ना, वो भी एक सही उच्चारण है। और वैसे भी आपको किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो विटामिन या वाइटामिन जो भी है उस पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ में हम 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम देखेंगे। तो 20 और 10 टोटल 30 क्वेश्चन हम देखेंगे डेली 30 में। डेली 30 की अब ये कुछ क्लासेस आएंगी, ऐसे चल रही हैं। आज 30 है, कल हो सकता है लास्ट क्लास है। फिर मैं प्रोग्राम मुझे बंद करना पड़ रहा है और आपको बता के बंद कर रहा हूं, अचानक ऐसे कहीं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभी ट्रायल बेसिस पे ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर इसके रिजल्ट्स बहुत सही नहीं आएंगे तो मैं ये प्रोग्राम आगे रन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक कार्यक्रम चलाने में बहुत सारी ऊर्जा लगती है, बहुत सारा संसाधन लगता है। और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग आपके ये 60 टॉपिक हमने कवर किए, कई टेस्ट आपके हुए, 5 6 टेस्ट हो गए हैं, 7वां टेस्ट कल होगा आपका। और टेस्ट भी वो अंतिम हो जाएगा। और कई लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा था, तो उनको भी मैंने मैसेज किया, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं इसको चलना चाहिए। लेकिन कैसे मैं इसको चलाऊं, 1000 व्यू आते हैं, इसको 1000 व्यू पे चलाना बहुत मुश्किल है। इससे फ्रस्ट्रेशन होता है, लग रहा है कि ये सही नहीं प्रोग्राम है। आप लोगों को पहले इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कोशिश कर लीजिए इसको चलाने के लिए। कोई मेरी तरफ से दबाव नहीं है, और बस एक आपको मैं सलाह दे रहा हूं। और मैं कोई बहुत इसके लिए परेशान भी नहीं हूं। मेरी एक हमेशा इच्छा रहती है कि आप लोगों की भलाई के लिए कुछ करूं, दूर दराज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूं, जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते उनके लिए कुछ करूं। और कोचिंग करने से भी एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोचिंग करने से भी क्या आप प्री पास ही कर जाएंगे? ऐसा किसने कहा है? जितना टाइम वहां पर बर्बाद होता है, क्या आप उसको ये मानते हैं कि उससे पास ही हो जाएंगे? मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है आपके लिए लाभदायक हो सकता था और हुआ है अभी तक। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं आप इसमें बताएं कमेंट करके, और आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमको जरा बताइएगा। कितने लोगों तक आपने ये कार्यक्रम भेजा, कितने लोगों को इसके बारे में बताया, कितने मित्र हैं आपके? क्या 10 10 मित्र नहीं है सबके पास? कितने लोगों को कहा कि इसको देखिए ये फायदेमंद है? ठीक है, ये जरा बताइएगा हमको। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न विटामिन पे, फिर करंट अफेयर बाद में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है, पहला स्टेटमेंट है। और विटामिन बी एवं विटामिन सी जल तथा वसा में घुलनशील होते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। विटामिन के बारे में जहां तक बात है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है, ना कि अकार्बनिक यौगिक। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो गया, ये कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि विटामिन बी एवं सी जल तथा वसा में घुलनशील होते हैं। इसको भी ध्यान से पढ़िए कि विटामिन बी और सी जल में होते हैं, और ए डी ई के ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि विटामिन बी और सी जल और वसा दोनों में घुलनशील नहीं होते। इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है विटामिन ए अधिक रोशनी में चीजों को देखने में सहायता करता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रासायनिक तौर पर जो इसका नाम है वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल कहा जाए या विटामिन ए कहा जाए, वो दोनों एक ही बात कही जा रही है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और दूसरा स्टेटमेंट, विटामिन ए अधिक रोशनी में चीजों को देखने में सहायता करता है। अधिक रोशनी में चीजों में देखने में सहायता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अगर रोशनी कम होती है तो चीजों को देखने के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है, और वो सहायता कौन करता है? विटामिन ए। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेरी बेरी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन है जो बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। तो जो थायमीन होता है, थायमीन को बेरी बेरी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसको बेरी बेरी विटामिन के नाम से भी पुकारते हैं। विटामिन बी1 जो है ये 1 मिलीग्राम मात्रा इसकी हमारे शरीर को आवश्यक होती है। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको पूरे संपूर्ण गर्भकाल में विटामिन बी1 की 5 मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है। एक बार ये प्रश्न कहीं पूछा गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कहीं देखा था,
आयु बढ़ाने के लिए विटामिन बी वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे इस पे प्रश्न हम और भी हो सकता है डिस्कस करें, सुमेलित करने का या कौन सा युग्म गलत है ये भी हम देख सकते हैं। तो बी वन विटामिन को बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी पे सेट भी है ये। अगला प्रश्न है, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो विटामिन वाले हम प्रश्न करते हैं तो लिखा रहता है विटामिन, कभी कभी विटामिन नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है ए, यहाँ विटामिन लिख दिया, फिर बी सी डी, और इधर विकल्प भी रहता है ए बी सी डी। तो ऐसे रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, रहता यह है कि ए वाले विकल्प में सी, बी वाले में डी, सी वाले में ए और डी वाले में बी लिखा रहता है। हमने आंसर निकाला कि विटामिन डी और उत्तर टिक कर दिया बी, टिक करना था बी लेकिन उत्तर टिक कर दिया डी, मतलब विटामिन वाला जो आंसर था उसको हमने ऑप्शन मान लिया। तो ये सब सावधानियां आपको बरतनी होंगी जो कि प्रैक्टिस से आपको आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट। और इसका अगला स्टेटमेंट है कि विटामिन बी2 की कमी से स्वच्छ दृष्टि का अभाव पाया जाता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विटामिन बी2 की अगर कमी होती है तो जीवा में सूजन आ जाता है, ग्लॉस्टिस बोलते हैं इसको, त्वचा में सूजन आ जाता है, डर्मेटिटिस बोलते हैं इसको, और दृष्टि की स्वच्छता जो है यानी कि साफ दिखाई देने की कमी पाई जाती है, और भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ा होना भी इसकी कमी से पाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, चलिए छाटिए। अभी मैंने व्याख्या में बताया था, अगर आपकी मेमोरी तेज है तो उसको चेक करिए। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन ए है, ई है, के है, ये सारे विटामिन, डी विटामिन, ये सब वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। जनन क्षमता की कमी के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? जो जनन क्षमता की कमी के लिए उत्तरदायी है वो विटामिन है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है उसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। तो यही जनन क्षमता में कमी के लिए उत्तरदायी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर विटामिन ई की कमी है तो आप क्या खाएंगे? हरी पत्तियां, गेहूं, अंडे, है ना, अंडों की जर्दी। और ये पेशियों की क्रियाशीलता पर भी प्रभाव डालता है, पेशियां कमजोर हो जाती हैं इसकी कमी से। विटामिन ये जरूरी होते हैं शरीर के लिए, सामान्य वृद्धि के लिए भी जरूरी होते हैं। आगे प्रश्न भी है इस पे, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, B12 जो विटामिन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको कोबालामिन भी कहते हैं, इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली शरीर की अगर आप चाहते हैं तो विटामिन B12 ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्टरी सलाह के बिना वैसे भी दवा नहीं लेनी चाहिए। विटामिन ए एवं बी की खोज किसने की थी? यानी विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी, यह प्रश्न है। और इसकी खोज की थी मैकुलन ने। किसने की थी? मैकुलन ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और रोग दिए हुए हैं, कैल्सीफेरॉल अस्थिरुग्णता, बिल्कुल सही है। विटामिन डी सूखा रोग, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन के बांझपन, ये गलत है, ऐसी कोई विटामिन ये के से रिलेटेड नहीं है बांझपन। और विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। और नाइसिन पेलाग्रा, B3 का नाम आपने सुना है, विटामिन B3 वही होता है। आगे अभी प्रश्न में हो सकता है मिल जाए आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के व विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय आमाशय में होता है। ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, विटामिन के और विटामिन B12 इनका संश्लेषण आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला सही है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय आमाशय में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये आमाशय में नहीं होता है, ये यकृत में होता है। कहां पे होता है? यकृत में इनका संचय होता है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, ये दोनों सही हैं। सूखा विटामिन डी, ये भी सही है। और पेलाग्रा विटामिन B6, ये गलत है। विटामिन B3 के कारण ये होता है। अलग अलग ये प्रश्न बनाए गए हैं, कभी कभी ये कॉमन ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न,
विटामिन का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन शरीर में क्या करता है? शरीर की सामान्य वृद्धि, या रोगों से रक्षा, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जो विटामिन है ये शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और रोगों से ये प्रारंभिक तौर पर रक्षा भी करता है। इस तरीके से उपयुक्त दोनों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकोटिनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन है जो निकोटिनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऊतकों में चलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय हैं और अन्य प्रकार के जो भी उपापचय हैं उनमें भाग लेता है एक विटामिन, और वो विटामिन होता है B7। विटामिन B7 को निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये आपको भरपूर मात्रा में शरीर में चाहिए तो चावल, गेहूं, गेहूं का मुख्य तौर पर चोकर, अंडा, पत्ता गोभी, टमाटर, खमीर, इन सब का सेवन करिए। सुनहला चावल का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? विटामिन मतलब प्रचुरतम स्रोत है, सॉरी, प्रश्न यह है कि सुनहला चावल का प्रचुरतम स्रोत, सुनहला चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, मैं गलत बोल रहा हूं। सुनहला चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, तो ए ऑप्शन पे विटामिन ए सही है। ठीक है, तो यही ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी से लगाकर यूपीपीएससी और छोटा मोटा कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ये कौन सा विटामिन है? अगर आप अपने चमड़े को, अपनी जो चमड़ी स्किन है आपकी, उसको स्वस्थ रखने की इच्छा रखते हैं, चमकीली त्वचा है ना, और शाइनिंग वाली त्वचा, आजकल तो प्रचार भी देखो फेयर एंड लवली का आता है एचडी ग्लो, तो एचडी ग्लो अगर आप चाहते हैं तो आपको विटामिन सी का सेवन करिए और फेयर एंड लवली ववली से बचिए। जो भी महिला पुरुष वर्ग जो भी इसका इस्तेमाल करता है, फेयर एंड हैंडसम है ना पुरुष वर्ग के लिए, तो ये जो भी है विटामिन सी अगर भरपूर मात्रा में आप खाएंगे तो आपकी चेहरा वैसे भी चमकती दमकती त्वचा आपकी रहेगी, पूरा शरीर चमकेगा, चेहरा ही क्यों। तो विटामिन सी ये है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है विटामिन ए की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी अगर आप गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन ए की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलते हैं, ये गलत है। ये भी विटामिन सी के कारण ही होता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल एक सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है, मतलब कौन सा विटामिन डी निकल, कौन सा विटामिन नहीं, सब्जियों को धोने से विटामिन डी निकल जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। यानी कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये सेंटेंस ऐसे था, ये थोड़ा सा कौन सा छूटा है इसमें। तो सब्जियों को धोने से विटामिन डी निकल जाता है, क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। जरा सोच के देखिए, रीजनिंग लगाइए इसमें। अगर धोने से निकलता तो सूर्य की प्रकाश से कैसे आता? तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है, ये सही है। और ये जो विटामिन डी के बारे में दिया है ये सी के बारे में सही बात है, यानी कि अगर आप सब्जियों को धोएंगे तो विटामिन सी उससे निकल जाता है। तो इसीलिए सब्जियों को क्या करिए, छीलने काटने से पहले, खास करके जैसे भिंडी है, परवल है, और इस तरीके की जो अन्य सब्जी हैं, कद्दू है, लौकी है, इनको आप धुल लीजिए, सही से छील दीजिए, एक बार हल्के से फिर धुल लीजिए और फिर उसकी सब्जी बनाइए। ऐसा नहीं कि उसको कट कर डाला, लौकी लिया और उसको कचर 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 सब काट के फिर पानी में डुबो के धुला, तो सब उसका तत्व तो निकल ही जाएगा, क्या मतलब है? तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही दो स्टेटमेंट दिए हैं। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी बहुतायत में पाया जाता है। जो मछलियों का यकृत होता है उससे जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल जो होता है और मछली का जो तेल होता है, खास करके किसी भी मछली का, तो उसके यकृत में जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। ये प्रश्न जब पूछा गया, यूपीपीसीएस का ये पूछा हुआ प्रश्न है। एक दो प्रश्न कभी कभी आपको पूछे हुए भी मिल जाएंगे।
और मटेरियल से ही प्रश्न बनते हैं, चाहे मैं इसको बनाऊं चाहे आयोग बनाए, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो लेके आए थे प्रश्न वहां चांद से। तो आप अगर सही, कहने का मतलब ये है कि आप अगर सही से कोई अच्छा नोट्स या सामग्री पढ़ के जाते हैं तो आप सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जो पास होने के लिए जरूरी है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का जो तेल निकाला जाता है वो है। गेहूं के बीज का जो तेल निकाला जाता है, इसमें 100 ग्राम ऑयल में 255 मिलीग्राम आपको क्या मिलता है? विटामिन ई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने दिया था? और अंतिम प्रश्न है ये, विटामिन शब्द किसने दिया था? 1911 की बात है। 1911 में एक वैज्ञानिक हुए हैं कैसिमिर फंक, उन्होंने ही विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फंक भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, कैसिमिर नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है कि G7 समूह द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की गई। हाल ही में यूएसए भी इस पहल का हिस्सा बना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। G7 समूह जो है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की है और यूएसए इसमें इस पहल का हिस्सा बना है। पहला बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा के द्वारा की गई थी। पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई थी अगर ये आपसे पूछा जाए तो फ्रांस और कनाडा के द्वारा। ये भी सही है। इस तरीके से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के जो 7 सबसे धनी देश हैं उनका समूह है G7, है ना, और वो अब इस पर ध्यान दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब अग्रणी कंपनियां हैं, तो ये सब इस पे काम कर रही हैं। G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं आप बताएंगे कि मैं बता दूं? मुझे तो रटा हुआ है, इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है, और आईएमएफ के अनुसार ये विश्व की सबसे एडवांस अर्थव्यवस्थाएं हैं। विश्व का जितना भी ये नेटवर्थ है, वैश्विक नेटवर्थ, उसका 58% इसी के हिस्से में आता है। ध्यान रखिएगा कितनी ज्यादा है इनकी जमा पूंजी। आईएनएस कलिंग क्या है? सॉरी, आईएनएस कलिंग जो है अभी चर्चा में आया है। 29 मई 2020 को अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है आईएनएस कलिंग में। तो आईएनएस कलिंग जो है ये भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये मिसाइल पार्क का उद्देश्य आईएनएस कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-70 एमेटिस्ट है। ठीक है, यह एक एंटीशिप मिसाइल है। अगर P-70 आपसे पूछा जाए तो ये एक एंटी शिप मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे गले में कुछ आज ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। 29 मई 2020 को आईएनएस कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। उसी टॉपिक पे यह प्रश्न है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस मिसाइल पार्क का उद्देश्य आईएनएस कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। P-70 एमेटिस्ट क्या है? एक प्रश्न इस पे भी अलग से मुझे लग रहा था कि ये पूछा जा सकता है। तो P-70 जो एमेटिस्ट है ये क्या है अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका एक लाइन में उत्तर देंगे एंटी शिप मिसाइल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो उस व्याख्या से ये 3 प्रश्न हमने कर लिए। अगला प्रश्न, 2 स्टेटमेंट इसमें भी हैं। 28 मई 2020 को भारत सरकार ने पैरासिटामोल सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। अभी तक ये निर्यात नहीं हो रही थी, इसको रोक दिया गया था। भारत सरकार ने पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 में संशोधन किया है। सॉरी, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है कि अच्छा ये क्यों किया गया है? कोविड-19 के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा सामग्री के निर्यात की अनुमति अब दे दी गई है और इसी के लिए भारत सरकार ने विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992 की धारा 3 में संशोधन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो संशोधन किया है ये पेटेंट अधिनियम में नहीं किया है, ये संशोधन इसने किया है, किसमें किया है? भारत सरकार ने विदेशी व्यापार का जो विकास और विनियमन अधिनियम था उसमें संशोधन किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
पहला सही है, केवल एक इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैन एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। पैन कार्ड आपके पास होता है ना, तो वही उसी की बात हो रही है। सॉरी, गले में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैं इसको पूरा करूंगा, परेशान आप मत होइए। पैन एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। अभी 27 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरेस्ट पे आधार बेस्ड ई केवाईसी लॉन्च की है ना। इंस्टेंट आधार बेस्ड ई केवाईसी जो लॉन्च की है, ये सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध कराई गई है जिनके पास वैध आधार संख्या होगी, पैन भी हो और वैध आधार संख्या हो, ठीक है, जिनका मोबाइल नंबर पंजीकृत हो, ये सब रखा गया, इसीलिए चर्चा में आया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब यह आयकर दाता को आयकर से छूट लेने की योग्यता प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई योग्यता नहीं है कि इससे छूट मिलेगी, ठीक है ना। पैन का मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है, आयकर विभाग इसको जारी करता है, और इसमें टीडीएस और टीसीएस, कर भुगतान, आय रिटर्न और जो लेन देन है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जा सकता है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर क्या करेगी, हर्बल जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, औषधीय पौधे सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे, और नीम, पीपल, सहजन, ये सब जो पौधे हैं, इनको लगाने का निर्णय लिया गया है 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन राज्य विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को जनसंख्या में परिवर्तन के संबंध में फिर से परिभाषित करने का कार्य है। परिसीमन होता है ना, परिसीमन आयोग बैठता है, आप इसके बारे में जानते होंगे, जरूर सुने होंगे। अभी 28 मई 2020 को परिसीमन आयोग ने अप्रैल 2020 में अपनी बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की थी, इसलिए चर्चा में आया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, परिसीमन का मुख्य उद्देश्य विधानसभा और संसद में जो समान जनसंख्या के समान क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व की बात होती है, उसको प्रदान करना है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, कि समान जनसंख्या के समान क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व उपलब्ध हो पाए, इस कारण से परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। एक प्रश्न और है यहां पर परिसीमन आयोग पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन अधिनियम लाया जाता है, क्या ये सही बात है? प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसा होता है। जनगणना आज तक कितनी हो गई हैं आपको बताना है, कितनी सेंसस हुई हैं आपको बताना है, क्या उतने परिसीमन आयोग गठित हुए हैं? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। यह आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्तों से बना होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन राज्य विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसको बैलेंस्ड करने के लिए इसको किया जाता है। और इसमें एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बन रहा है कि परिसीमन आयोग कितने गठित किए जा चुके हैं। ये प्रश्न निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब चर्चा होती है तो ये पूछ ही लिया जाता है यूपीएससी में। तो अब तक परिसीमन का कार्य 5 बार किया गया है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट नहीं सही है, क्योंकि अब तक जो परिसीमन का कार्य है वो कितनी बार किया गया है, 4 बार किया गया है। 1952, 1963, 1973, 1952, 1963, 1973 और एक बार हुआ है 2002 में। कब हुआ है? एक बार हुआ है 2002 में। तो ये हुआ है, और अंतिम बार 2002 में ही हुआ था। 2001 की जनगणना के आधार पर 2008 में ये समाप्त हो गया था। तो अभी तक 4 बार ही ये हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा है कि अंतिम परिसीमन 2002 में शुरू हुआ था, 2001 की जनगणना के आधार पर 2008 में समाप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से ये करंट अफेयर का और आज का जो सेशन था टॉपिक का वो समाप्त हुआ। आप लोगों को ये कैसा लगता है, अब ये पूछने का समय शायद नहीं रहा है। कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। अभी तक का जितना पढ़ाया हुआ है वहां से कहीं से भी पूछा जाएगा। और अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या किया डेली 30 को कायम रखने के लिए। गुस्से में नहीं, प्यार से बोल रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन होता है जब कोई कार्य करिए और उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करके आए 100 और आपको मार्क्स मिले 10 नंबर, 10 क्वेश्चन का मार्क्स दिया जाए, बाकी 90 क्वेश्चन का मार्क्स इसलिए ना दिया जाए क्योंकि परीक्षक को जांचने का समय नहीं था, उसने कहा 10 जांचेंगे 10 ही। खैर, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए पूर्ववत सूचना है, अगर आप पीईओ, आरओ और यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करके इसकी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले लीजिए। अच्छी टेस्ट सीरीज है, बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, आप इसको ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।